एवरीवन, दिस इज़ मोहित शर्मा फ्रॉम त्रिशूल डिफेंस एकेडमी और ले आया हूँ मैं आज एक आपके लिए नई सीरीज़ जहाँ हम टारगेट करने जा रहे हैं एफकेट 1 2025 के एग्जामिनेशन को। जहाँ मैं बताऊँगा किस तरीके से आप ये दिसंबर और जनवरी के मंथ में आप अपने एफकेट के एग्जामिनेशन को टारगेट कर सकते हैं। एज़ यू नो दैट जीके अपने आप में काफ़ी बड़ा पोर्शन है जो कि अपने आप में 25 क्वेश्चंस को होल्ड करता है, यानी कि एक क्वेश्चन हमें लगभग 3 मार्क्स देगा। दैट मीन्स अकेला जीके हमको 75 मार्क्स देकर जाएगा। और हालांकि आप जानते हो रिसेंटली जो एफकेट की कट ऑफ गई थी दैट वाज 137, उससे पहले 151, तो लगभग मान सकते हैं कि 160 इज़ अ सेफ स्कोर फॉर ऑल ऑफ अस। बाकी हमारे यूट्यूब चैनल पे एक वीडियो दैट यू कैन सी कि आपके लिए क्या सेफ स्कोर है, बट मैं बता देता हूँ कि जीके जो इतना बड़ा पोर्शन है उसको लिमिटेड टाइम पीरियड में कर पाना एक अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इतना वर्ल्ड एक्चुअली जहाँ मैं हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स और इसके अलावा कई सारी मिलिट्री एक्सरसाइजेज, स्टैटिक्स, करंट फलाना डिगाना, इतना सब कुछ चीज़ें हैं जिनको कंप्लीट कर पाना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। उसी बीच मैं लेकर आ गया हूँ एक सीरीज़, ऐसी सीरीज़ जहाँ हम डेली 20 to 30 क्वेश्चन को टारगेट करेंगे और ओवरऑल 2000 क्वेश्चंस का हम टारगेट लेकर चल रहे हैं जो कि हम दिसंबर और जनवरी में करने वाले हैं। और इसी बीच में मैं आपको गारंटी देता हूं जिस दिन आप पेपर करके निकलोगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश होंगे, बिकॉज यू विल बी एबल टू टारगेट मोर देन 20 क्वेश्चंस, यानी कि सीधे लगभग 60 से 70 के बीच में आप अकेला जीके में स्कोर कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंट रहते हो तो। ठीक है, तो कंसिस्टेंसी इज रिक्वायर्ड गाइज। तो इसी सीरीज के अंदर आज स्टार्ट करते हैं पहले पोर्शन से, पहले क्वेश्चन से, दैट इज कॉल्ड जीएसटी के बारे में। जी हाँ, सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो जीएसटी है इसकी जो फुल फॉर्म है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक है, तो जीएसटी की फुल फॉर्म जो है वो है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। और जीएसटी को इंडिया में जब लाया गया था फर्स्ट टाइम, जो कि आया था आपका 30 जून की मिडनाइट को, कह सकते हैं कि 1 जुलाई तक हम इसे मान सकते हैं, 2017 में इसको इंडिया के अंदर लाया गया था। बीजेपी गवर्नमेंट इसे पहली बार लाई थी पार्लियामेंट के अंदर। जीएसटी के अंदर जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है कि जीएसटी कितने टाइप का हो सकता है, तो जीएसटी हमारे यहाँ एक तो आता है आपका सीजीएसटी, दूसरा आता है आपका आईजीएसटी और तीसरा आता है आपका एसजीएसटी, यानी कि ये बोल सकते हैं इसको सेंटर स्टेट्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये दोनों जो टैक्सेस हैं ये लिए जाते हैं आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और ये वाला जो टैक्स आपका वो लिया जाता है आपकी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। याद रखिएगा ये स्टेट से लिया जाता है, ये दो स्टेट के बीच की रिलेशन को बताता है। जैसे यूपी से मैंने अगर बात कर ली हरियाणा के बीच में, दैट इज कॉल्ड आईजीएसटी। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि विच इज द फर्स्ट कंट्री टू अडॉप्ट ऑफ द जीएसटी। तो सबसे पहले जिस कंट्री ने जीएसटी को अडॉप्ट किया था उसका नाम है फ्रांस। ठीक है, तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज, इट इज अगेन इंपोर्टेंट नाउ। एक और जो थोड़ा सा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपोर्टेंट है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज नेशनल एम्बल में पहले भी काफ़ी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, उनमें से ये क्वेश्चन है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि नेशनल एम्बल बेसिकली जो हमारे लिए काफ़ी इंपोर्टेंट है, जिसको हम अशोक स्तंभ के नाम से आज जानते हैं हिंदी में। तो जब इसे पहली बार अडॉप्ट किया गया था तो दैट वॉज ऑन 26 जनवरी 1950 में इसे पहली बार अडॉप्ट किया गया था। ये दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसी दिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को पूरी तरीके से कह सकते हैं इनेक्ट किया गया था, या बोल सकते हैं लागू किया गया था पूरी तरीके से। और कई बार हम इसलिए एक वर्ड और यूज़ करते हैं दैट इज कॉल्ड इन्फोर्स किया गया था। ठीक है, इसी बीच एक और चीज़ मुझे याद आ जाती है कि कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट भी कभी ना कभी किया गया था। एडॉप्ट मतलब वो बनकर पूरी तरीके से रेडी कब तक हो गया था, जो कि 26 नवंबर 1949 तक पूरी तरीके से बन के रेडी हो गया था, जबकि इसमें स्टार्टिंग के अंदर 395 आर्टिकल्स, दैट इज कॉल्ड 22 पार्ट और 8 शेड्यूल हुआ करते थे। आज की डेट में मोर देन 448 आर्टिकल्स हैं, 25 पार्ट्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। तो ये कुछ छोटी सी बेसिक सी नॉलेज थी रिगार्डिंग दैट क्वेश्चन। ये पूछा गया कि नेशनल एम्बल के अंदर हमेशा से आप देखते आ रहे होंगे कि वहाँ लॉयन है, जो कि आपको 3 लॉयन दिखते हैं, बट एक्चुअली वो 3 नहीं होते हैं, दीज आर 4 लॉयंस, जो कि एक पीछे की तरफ होता है। उसी बीच में कुछ और एनिमल्स भी उसके अंदर होते हैं, जिसमें से ये क्वेश्चन आ सकता है पेपर में कि कौन कौन से एनिमल उसके अंदर होते हैं। तो लॉयन आपको मिलेगा, हॉर्स आपको मिलेगा, बुल आपको मिलेगा, डियर नहीं मिलेगा, आपको मिलेगा एलिफेंट। याद रखिएगा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एज पर द पेपर पॉइंट ऑफ व्यू। एनिमल में आपको लॉयन वहाँ पर मिलेगा, लॉयन मिलेगा, हॉर्स मिलेगा, बुल मिलेगा और मिलेगा एलिफेंट। हालांकि
एक और चीज है, इसका जो मोटो है दैट इज कॉल्ड, नेशनल एनिमल का जो मोटो है दैट वाज सत्यमेव जयते, सत्य की जीत हो, ठीक है। सत्यमेव जयते इज द मोटो ऑफ नेशनल एनिमल, ठीक है। चलिए लेट्स कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन यही पूछ लिया गया है कि सत्यमेव जयते को कहां से अडॉप्ट किया गया है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सो सत्यमेव जयते इज अडॉप्टेड फ्रॉम मुंडका उपनिषद। गाइस दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ एनडीए। एनडीए और सीडीएस के अंदर ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर एनडीए में ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था, सत्यमेव जयते एडॉप्टेड फ्रॉम। रिसेंटली ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं। आप सभी को पता था लास्ट ईयर हमारे यहाँ G20 का समिट हुआ था, जिस G20 के समिट में इंडिया ने उसकी काफ़ी अच्छी तरीके से हमने उसको निभाया था। तो उसी बीच हमने एक नारा दिया था दैट इज कॉल्ड वसुदेव कुटुंबकम, ठीक है। हम पूरे वर्ल्ड को इन्वाइट कर रहे थे और वसुदेव कुटुंबकम का हमने एक अपना गोल या कह सकते हैं मोटो रखा था हमने। और वो वसुदेव कुटुंबकम ये जो वर्ड कहाँ से लिया गया है, तो दैट वर्ड हैज़ बीन टेकन फ्रॉम महाउपनिषद। गाइज ये आपको पता होना चाहिए, यू नीड टू नो अबाउट दैट कि महाउपनिषद से हमने वसुदेव कुटुंबकम को लिया है। बेसिकली ये क्वेश्चन पेपर में कई बार पूछा जाता है, ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, जब उपनिषद की बात चली रही है तो टोटल कितने उपनिषद हमारे पास हैं, तो टोटल वी आर हैविंग 108 उपनिषद। आप पेपर में करके आओगे, कई बार आपको 200 भी मिलेंगे, कई बार आपको 250 भी मिलेंगे, अलग अलग जगह अलग अलग डाटा मिलेगा। बट द एक्यूरेट डाटा दैट आई एम गिविंग यू दैट इज कॉल्ड, काफ़ी रिसर्च के बाद, दैट इज कॉल्ड 108 उपनिषद वी आर हैविंग। टोटल 4 वेदा, जिनमें से सबसे बड़ा वेदा जो हमारे पास है दैट इज कॉल्ड ऋग्वेदा, जहाँ पर हमारे जो लॉर्ड हुआ करते थे, जिनकी पूजा होती थी सबसे ज़्यादा, दैट इज कॉल्ड इंद्रदेव की, वहाँ उस टाइम पर बहुत बड़ी पूजा हुआ करती थी। इसके अलावा सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद भी हमारे पास वेद हैं, जहाँ पशुपतिनाथ वगैरह इन सब की बाद में पूजा होने लगी। तो ये एक काफ़ी बड़ा डाटा है। हमारे पास 4 वेद हैं टोटल, और उसके बाद 18 हमारे पास टोटल पुराण्स हैं, जहां हम काफ़ी ज़्यादा इनको मानते हैं। गरुड़ पुराण का आपने नाम सुना होगा, तो वेरी फेमस पुराण, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ हमारे पास ये क्वेश्चन था। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4 गाइस। इट इज अगेन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के दैट G20, अभी मैं आपको G20 बता ही रहा था। नाउ क्वेश्चन आ गया G20 पे कि G20 समिट जो ब्राजील में हुआ था, अभी हो रहा है, बेसिकली अभी रिसेंटली हुआ था, उस बीच में चल रहा था अभी, तो उस बीच में उनका एक मोटो क्या है, व्हाट इज द मोटो ऑफ दीज पीपल्स। तो बेसिकली द मोटो ऑफ दीज पीपल्स इज बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड, ठीक है, एंड अ सस्टेनेबल प्लैनेट, दैट इज द मोटो। तो आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, वन अर्थ एंड वन फ्यूचर। बेसिकली अगर मैं बात करूं तो वन अर्थ एंड वन फ्यूचर ये था आपका इंडिया का। उसके बाद अगर मैं बात करूं, कभी इस तरीके की बातें अमेरिका के मुंह से आपने सुनी होंगी। और बेसिकली पर्पल प्लैनेट एंड प्रोस्पेरिटी, ये जो बातें आपने इटली ने अपने एक अनाउंसमेंट में बोली थी। नाउ दिस इज अगेन अ फेमस क्वेश्चन, एक डायरेक्टली क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि अभी रिसेंटली मोदी जी और मेलोनी जी थोड़ा सुर्खियों में रहे हैं। हालांकि हमको ऐसी चीज़ों को एज एस्पिरेंट, एज अ डिफेंस कैंडिडेट, वी डोंट नीड टू जज एनीवन, ठीक है, हमारा हक भी नहीं बनता करने का, बट ठीक है, क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बेसिकली और थीम्स पे तो क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं गाइस। नाउ दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, एंड द क्वेश्चन इज डायरेक्टली आस्किंग, बेसिकली पूछा जा रहा है, नेम द मिलिट्री एक्सरसाइज दैट हैज बीन कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स के द्वारा जो एक्सरसाइज कराई गई है, तो उस मिलिट्री एक्सरसाइज का यहाँ पे नाम पूछा जा रहा है। अगेन अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आई होप आप लोगों ने थोड़ी बहुत पढ़ी होंगी या शायद आप जानते होंगे। तो ये जो एक्सरसाइज का नाम है दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग। मित्र शक्ति एक्सरसाइज है एक अपनी, जो कि फेमस है, वज्र प्रहार, पूर्वी प्रहार और गरुड़ शक्ति। तो मैं आपको बता दूं जो इसका राइट आंसर है दैट इज कॉल्ड पूर्वी प्रहार, जो आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स तीनों मिलकर कर रही हैं, याद रखिएगा, ठीक है। जो मित्र शक्ति है आपकी, जो मैं बता देता हूं आपको, जो मित्र शक्ति है आपकी, मित्र शक्ति कंडक्ट कराई जाती है बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। इंडिया और श्रीलंका के बीच में मित्र शक्ति आपकी होती है। उसके अलावा जो आपकी वज्र प्रहार है, काफ़ी फेमस मिलिट्री एक्सरसाइज है, याद रखिएगा। तो वज्र प्रहार जो है आपकी, वो इंडिया और यूएस के बीच में कराई जाती है, याद रखिए। और गरुड़ शक्ति अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज दैट इज कॉल्ड बिटवीन इंडिया एंड इंडोनेशिया। ऐसे काफ़ी मिलिट्री एक्सरसाइज है, जैसे अगर मैं बात करूं समुद्र शक्ति इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में होती है ना। शक्ति एक्सरसाइज इंडिया और फ्रांस के बीच में होती है ना। इसी तरीके से काफ़ी ज़्यादा एक्सरसाइजेज हैं, कोप इंडिया एंड यूएस के बीच में होती है। तो ये मिलिट्री एक्सरसाइजेज की पूरी एक मैं वीडियो लाकर रख दूंगा, जहाँ मैं मिलिट्री एक्सरसाइज को डिस्कस कर रहा हूँ। तो कुछ ऐसी ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को मैं अलग से स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा इनके लिए। हालांकि अभी आपको आई थिंक इसका आंसर मिल चुका होगा, दैट इज कॉल्ड पूर्वी प्रहार। तो ये पेपर में आने के चांसेस है, क्योंकि रिसेंटली अभी ये हुआ है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हेन डिड वी अडॉप्टेड द नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है गाइस, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, आई रियली लाइक इट। तो बेसिकली इसको कब अडॉप्ट किया गया है, तो द राइट आंसर ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन इज
बताइए क्या लगता है आप सभी लोगों को इस क्वेश्चन का आंसर। तो आई थॉट आप सबको इसका आंसर एटलीस्ट पता होगा। तो हम कह सकते हैं कि दैट इज आंसर इज वेरी सेम, दैट इज कॉल्ड 24 जनवरी 1950 एंड 24 जनवरी 1950। यस, इट इज़ द राइट आंसर, बिकॉज दोनों ही चीज़ों को 24 जनवरी 1950 को अडॉप्ट किया गया था, याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे पेपर में कई बार आ जाते हैं। हालांकि अगर मैं थोड़ी सी यहाँ पर डिटेल इन्फॉर्मेशन दूं इसके बारे में, तो अगर मैं नेशनल एंथम के बारे में थोड़ा बहुत डाटा बताऊं, तो नेशनल एंथम को पहली बार जो गाया गया था वो इंडियन नेशनल बेसिकली जो हमारी कांग्रेस थी उनके द्वारा कलकत्ता में पहली बार इसको गाया गया था, दैट वाज इन हिंदी, ठीक है, जो इसको गाया गया था, जो कि 1911 में गाया गया था। याद रखिए इसी टाइम पर हमारे भारत की कैपिटल कोलकाता से दिल्ली हुई थी। अगर मैं बात करूं इसी बीच में एक और चीज़ के बारे में, तो इसको रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था और 24 जनवरी 1950 को इसे अडॉप्ट किया गया था, ठीक है भाई। नेशनल सॉन्ग जो हम बात करते हैं, ओके आई थिंक क्वेश्चन चेंज हो गया, ओ मैं बता देता हूँ। वहीं नेशनल सॉन्ग की जो हम बात कर रहे हैं, नेशनल सॉन्ग को जो पहली बार अडॉप्ट किया गया था, तो नेशनल सॉन्ग जो है हमारा ये सेम डेट यानी कि 24 जनवरी 1950 को हमने इसको एक्सेप्ट किया था। और इसको हम बात करें तो बंकिम चंद्र चटर्जी इन्होंने इसको लिखा था। और इसके बाद आप सब जानते होंगे वंदे मातरम के नाम से हम इसे जानते हैं, तो आई थिंक आपने पढ़ा होगा, ठीक है। दैट वाज ऑन दैट टाइम दैट वाज इन संस्कृत लैंग्वेज एक्चुअली, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। अगेन क्वेश्चन नंबर 7, तो गोल्स पूछ रहा है 5 ईयर प्लान के। आप सब लोग जानते हैं काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हालांकि सेकंड 5 ईयर प्लान, तो 5 ईयर प्लान जो पहली बार स्टार्ट हुए थे वो 1951 में स्टार्ट हुए थे, और लास्ट टाइम के जो 5 ईयर प्लान बनाया गया था वो 2017 तक के लिए बताया गया था। बट रिसेंटली जब बीजेपी गवर्नमेंट आई थी तो 2015 में उसका नाम चेंज कर दिया गया था, और 2015 में इसका नाम नीति आयोग कर दिया गया था, जो आज के टाइम पर काफ़ी फेमस एक ऑर्गेनाइजेशन है। इस पर आगे क्वेश्चन भी मिलेगा आपको। तो 5 ईयर प्लान की अगर मैं बात करूँ तो 5 ईयर प्लान में बेसिकली हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि जो सेकंड प्लान था उसके अंदर हमारा मोटो क्या था, दैट वाज कॉल्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट वाज द मोटो, याद रखिएगा। और जो रिमूवल ऑफ पॉवर्टी है ये आपका 5th 5 ईयर प्लान का क्वेश्चन है। उसके बाद हम यहाँ पर ओवरऑल डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर की बात करूँ, दैट वाज योर फर्स्ट 5 ईयर प्लान। और अगर मैं बात करूँ दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो ये लास्ट 5 ईयर यानी कि 12th 5 ईयर प्लान था जहाँ पर ये सारी बातें बताई गई हैं। तो आप याद रखिएगा, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 8। अभी नीति आयोग की मैं बात कर रहा था, तो नीति आयोग के जो चेयरमैन है नन अदर देन हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, नीति आयोग के चेयरमैन जो कि हमारे अभी इस टाइम पर हैं पीएम मोदी साहब इज अ प्राइम मिनिस्टर बेसिकली एंड ही इज द चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग। याद रखिएगा इस चीज़ को, ठीक है। आई होप आपको ये वाली बात समझ आई होगी बहुत अच्छे से। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन गाइज। तो वियना कन्वेंशन की हम बात कर रहे हैं। ये कन्वेंशंस होते हैं कुछ, ठीक है, आपको जनरली कन्वेंशंस याद करने हैं। तो वियना कन्वेंशन का जो मेन पर्पस है दैट इज कॉल्ड प्रोटेक्टिंग ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करना, दैट इज द मेन पर्पस ऑफ वियना कन्वेंशन, ठीक है। याद रख लीजिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पेपर में आ जाता है, ठीक है। तो अगर मैं छोटी मोटी चीज़ें याद रखिएगा। अभी ये लिमिटिंग ग्लोबल वार्मिंग जो कन्वेंशन है इसको याद रखिएगा, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ये बोली गई थी बात, पेरिस एग्रीमेंट के अंदर ये वाली बात बोली गई थी वियना कन्वेंशन में प्रोटेक्टिंग ओजोन लेयर की और CO2 और ग्रीन हाउस गैसेस का एमिशन को कंट्रोल करने की अगर मैं बात करूं, याद रखिएगा। तो ये जो बात है आपकी क्योटो प्रोटोकॉल के अंदर ये वाली बात बोली गई है। तो एफकेट में ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा कह सकते हैं कि आ सकते हैं, है ना, ईजी क्वेश्चन हैं। यू नीड टू लर्न दिस क्वेश्चन ओनली, ठीक है। नाउ मैच द आंसर अगर मैं बात करूं, इसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि कौन कौन सा रिवॉल्यूशन कौन कौन लेकर आया है। तो ग्रीन रिवॉल्यूशन, ठीक है, तो स्वामीनाथन साहब लेकर आए हैं। सिल्वर रिवॉल्यूशन इंदिरा गांधी जी लेकर आई हैं। व्हाइट रिवॉल्यूशन, ठीक है, बेसिकली जो कि मिल्क के रिगार्डिंग में था। प्रोटीन रिवॉल्यूशन जो है डॉक्टर अरुण कृष्ण, तो ये आंसर थोड़ा सा यहाँ गलत हो जाएगा, याद रखिए। डॉक्टर अरुण कृष्ण जो थे वो ब्लू रिवॉल्यूशन लेकर आए थे जो कि रिगार्डिंग फिशेस था, ये वाली बात आपको याद रखनी है। और बेसिकली जो प्रोटीन रिवॉल्यूशन है दैट वाज जो लाया था वो मोदी जी लेकर आए थे। साथ साथ में इनके साथ में जो उनका साथ दिया था वो हमारे उस टाइम के द लीजेंडरी अरुण जेटली साहब जो कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इनका साथ दिया था। तो अरुण जेटली साहब इसको लेकर आए थे, ये वाली बात याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन रिवॉल्यूशंस में आपको अक्सर कर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आप याद रखिएगा, जैसे ब्लू रिवॉल्यूशन हो गया फिशेज वाला हो गया, या ग्रीन रिवॉल्यूशन आपका फर्टिलाइजर को लेके हो गया, ठीक है। कोई एक ग्रे रिवॉल्यूशन आपका फर्टिलाइजर को लेके हो गया। इसके अलावा आपका ग्रीन रिवॉल्यूशन आपको पता ही है एग्रीकल्चर को लेके हो गया,
ठीक है, एग्रीकल्चर को लेके हो गया। व्हाइट रिवॉल्यूशन आपका मिल्क या डेयरी फार्मिंग को लेकर हो गया। सिल्वर रिवॉल्यूशन आपका एग्स को लेकर हो गया। गोल्डन रिवॉल्यूशन हो गया हनी को लेकर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके के जो क्वेश्चंस हैं जो आपसे काफ़ी ज़्यादा आ जाते हैं, तो काफ़ी अलग अलग ये जो रिवॉल्यूशंस हैं, मैं इसकी भी एक वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा जहां पर आप सारे रिवॉल्यूशंस या ऐसे पार्ट्स को कवर कर पाएँ। ठीक है, हालांकि इस सीरीज़ के अंदर काफ़ी एक छोटा शॉर्ट वीडियो बनाने जा रहे हैं हम बच्चों के लिए, जिससे उनको आसानी हो कम से कम टाइम में मैक्सिमम सिलेबस कवर करने के लिए। तो हम लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप डिफेंस एस्पिरेंट हो, स्पेशली आप एफकेट का पेपर देने जा रहे हो, तो आपको इसका आंसर पता होना चाहिए। हु इज द फादर ऑफ इंडियन एयरफोर्स? तो मैं द ग्रेट एक्चुअली सुब्रतराव मुखर्जी साहब जी इसके द फादर ऑफ इंडियन बेसिकली इंडियन एयरफोर्स थे। ठीक है, और हैं और हमेशा रहेंगे एक्चुअली। ठीक है, वहीं छत्रपति शिवाजी महाराज हमारे इंडियन नेवी के फादर हैं, जिनके नाम पर अभी सिंबल उनका ऐड भी किया गया था रिसेंटली, है ना। और JRD टाटा साहब जो है हमारे सिविल एविएशंस के फादर हैं, वो सिविल एविएशंस, ये बात आप याद रखिएगा, सिविल एविएशंस। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ जाता है। सैम मानेकशॉ तो आपको पता ही है, हमारे फील्ड मार्शल साहब थे, जिनके ऊपर अभी मानेकशॉ करके एक मूवी भी है, काफ़ी फेमस है। आई डोंट नीड टू टेल यू अबाउट दी सैम मानेकशॉ। ठीक है, चलिए, मुसाद इज ए इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ। मुसाद किसकी इंटेलिजेंस एजेंसी है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आई होप ये आपको पता भी होगा एक्चुअली, है ना, क्योंकि मुसाद काफ़ी खतरनाक है अपने आप में। इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है मुसाद, जो छोड़ती नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, बड़ी खतरनाक है इजराइल। ठीक है, याद रखिएगा। और ऑस्ट्रेलिया की इंटेलिजेंस एजेंसी का नाम है ASI। USA की आपको पता ही है CIA। रशिया की है आपकी KGB। ठीक है, वहीं MSS आपकी है चाइना की, MSS आपकी है चाइना की। रॉ आपकी इंडिया की है। पाकिस्तान की आप जानते ही हैं ISI, दैट इज कॉल्ड पाकिस्तान की है। ठीक है, M16 ये आपकी UK यूनाइटेड किंगडम की है। ठीक है, तो कुछ ये इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, आप याद कर सकते हैं इन इंटेलिजेंस एजेंसीज को, जहां लगभग ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नाउ प्राइमरी वेव्स कैन ट्रेवल इनटू, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मैं आपको बता देता हूं, प्राइमरी वेव जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में ट्रेवल कर सकती हैं। तो इट इज हैविंग आंसर क्वेश्चन। वहीं आपकी अगर मैं सेकेंडरी वेव्स की बात करूं, तो सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रेवल कर सकती हैं, वो लिक्विड और गैस में ट्रेवल नहीं कर सकती हैं। तो आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए। तो प्राइमरी वेव्स आपकी जो ट्रेवल कर सकती हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस में ट्रेवल कर सकती हैं। चलिए बात करते हैं सेकेंडरी वेव्स की। तो सेकेंडरी वेव्स की अगर मैं बात करूं तो ये पूछ रहा है शैडो जोन। गाइस ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको अर्थ का स्ट्रक्चर जानना पड़ेगा इसके लिए। आप सबको पता है कि मैं जनरल सी बात करूं तो ऊपर हमारा क्रस्ट आता है, क्रस्ट के जस्ट नीचे हमारा मेंटल आता है। मेंटल के दो पोर्शन है, अपर मेंटल और लोअर मेंटल। वहीं कोर भी दो पार्ट में डिवाइडेड है, आउटर कोर और इनर कोर। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं क्रस्ट आपको पता है प्रॉपर तरीके से हमारा सॉलिड है। यहाँ हमको थोड़ा सेमी सॉलिड जैसी चीज़ें लगती है, मैग्मा फॉर्म में थोड़ा सा है, लावा जेली फॉर्म में। ये आउटर कोर लोअर को जो मेंटल है हमारा वो प्रॉपर तरीके से सॉलिड है। ठीक है, वो प्रॉपर तरीके से सॉलिड है। और ये वाला जो पोर्शन है वो हमारा लिक्विड है, दैट इज कॉल्ड आउटर कोर जो है हमारा वो लिक्विड है प्रॉपर तरीके से। और यहीं से हमारे अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट होता है, याद रखिएगा, यहीं से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है हमारा। और इनर कोर भी हमारा पूरी तरीके से सॉलिड है। नाउ मेरी बात सुनिए जरा ध्यान से, अगर मैं इसको पूरे अर्थ को इस तरीके से गोला बना दूं और ये कोर वाला पोर्शन रख दूं, तो यहां लिक्विड पोर्शन आ जाएगा, है ना। और जो अर्थक्वेक की वेव्स हैं वो अगर इस तरीके से जैसे ट्रांसफर हो रही हैं, क्योंकि अर्थक्वेक अलग अलग जा रहा है, तो अर्थक्वेक का जो रिफ्लेक्शन है वो जा ही नहीं पाएगा नीचे, क्योंकि लिक्विड में वेव्स ट्रेवल नहीं करती। तो 105 डिग्री के बियॉन्ड अर्थक्वेक यहां तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा, यहां तक पहुंचेगा। बट जब मैं 105 के बियॉन्ड जाने की कोशिश करूंगा तो जो लाइट है वो लिक्विड में ट्रेवल नहीं कर पाती। इसीलिए जो अर्थक्वेक है हमारा, बेसिकली मैं जो बात कर रहा हूं, सेकेंडरी वेव जो है वो हमारा जा ही नहीं पाएंगी। सो सेकेंडरी वेव जो है वो, इसका जो कायदे में जो रियल आंसर होगा, द आंसर इज ये 105 एंड बियॉन्ड 105 डिग्री जो है सेकेंडरी वेव्स नहीं पहुंचती हैं। बट अगर इसका आंसर अगर यहाँ प्राइमरी वेव होती, तो प्राइमरी तो हर जगह ट्रेवल करती है, बट पानी के अंदर आपको पता है रिफ्रैक्शन होती है। आपने साइंस में कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा रिफ्रैक्शन का, जहां अगर हम रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ जा रहे हैं तो लाइट थोड़ा सा बैंड कर जाती है। तो बैंड करते करते अगर ऐसे पहुंचेगी तो जिसको यहाँ पहुंचना चाहिए था तो वो बैंड करके यहाँ पहुंच रहा है, यानी कि ये एरिया खाली रह जाएगा। और ये जो एरिया होता है वो होता है 145 डिग्री। तो प्राइमरी के लिए द आंसर विल बी दिस, जो शैडो जोन जहां पर बिल्कुल खाली है, जहां हम सेफ हैं। और सेकेंडरी के लिए आंसर होगा ये वाला आपका, याद रखिएगा। इन दोनों वेव्स के बीच में लगभग 15 सेकेंड, 10 से 15 सेकेंड का गैप होता है। ठीक है, हालांकि स्पेसिफाइड कोई नहीं करेगा, आपको बता रहा हूं मैं जस्ट एक है। प्राइमरी वेव्स की स्पीड आपको पता ही है, लगभग 6 किलोमीटर पर आवर की या 3.2 किलोमीटर पर आवर की, तो ज़्यादा फर्क नहीं है। ठीक है, आप ये सॉरी सेकेंड की, सॉरी
x सेकंड की, है ना। ये स्पीड्स के बीच में आपको डिफरेंस जो है थोड़ा बहुत वो मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड लार्जेस्ट सैटेलाइट। याद रखिएगा गाइज, लार्जेस्ट सैटेलाइट की हम बात कर रहे हैं, तो हमारी जो आगे जो लार्जेस्ट सैटेलाइट है, बताइए भाई साहब वो कौन सी है। ये क्वेश्चन शायद आपने देखा भी होगा, पहले जाना भी होगा, तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो है जुपिटर, ऑब्वियसली बात है, इसके अंदर अपना बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, तो गाइनामाइट इज द राइट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। याद रखिएगा जुपिटर की एक सैटेलाइट है जहां ये प्रॉपर तरीके से इस बारे में हम बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम बात कर रहे हैं, तो गाइनामाइट इसका राइट आंसर होगा। और यूरोपा एंड टाइटन जो है आपके, ठीक है, यूरोपा एंड टाइटन ये भी इसके अंदर रोल प्ले करते हैं। चलिए गाइस, नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर बात कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोल्ड ओशन करंट। इनमें से कोल्ड ओशन करंट कौन सी है। तो भाई साहब कोल्ड ओशन करंट का इसका जो आंसर है दैट इज कॉल्ड हम्बोल्ट और पेरुविन करंट, है ना। याद रखिएगा हम्बोल्ट और पेरुविन करंट। बाकी ये जो तीनों करंट है, सोमालियन करंट, गल्फ स्ट्रीम और ईस्ट ओशन, ये तो सारी की सारी वार्म करंट है। थोड़ा कॉन्सेप्ट ये समझ लीजिए बस इस तरीके से कि ऊपर अगर नॉर्थ पोल है, नीचे अगर साउथ पोल है, और यहाँ अपनी इक्वेटर है, तो इक्वेटर पे हॉट विंड्स बहती है ड्यू टू द सन की लाइट डायरेक्ट पड़ती है। तो जो भी इक्वेटर से होके ऊपर जाएगी और जो भी इक्वेटर से होके नीचे आएगी वो हॉट होगी, और जो यहाँ से ऐसे जाएगी और यहाँ से इस तरीके से आएगी वो कोल्ड होगी। तो ये कॉन्सेप्ट है, जब मैं कभी करंट वगैरह पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा। हालांकि इसका आंसर क्या है कि कोल्ड करंट इनमें से हम्बोल्ट और पेरुविन करंट, यानी कि दोनों नाम से जाना जाता है। तो द राइट आंसर ऑफ द पर्टिकुलर क्वेश्चन इज दैट, ठीक है। याद रखिएगा जैसा ईस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट होगी वार्म करंट है, साउथ इक्वेटोरियल करंट होगी वार्म करंट है। तो ये कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कई बार पेपर में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। चलिए नाउ विच लाइन रन्स पैरेलल टू द इक्वेटर। इक्वेटर के पैरेलल कौन सी लाइन चलती है भाई साहब, ये क्या पूछ लिया। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन है, मेरी वीडियोस में, मेरे कॉन्सेप्ट्स में आपको ये मिल जाएगा। तो द राइट आंसर फॉर दैट भैया क्या बोलते हैं इनको, लेटी हुई है, यानी कि लैटिट्यूड। जो लेटी हुई है वो लैटिट्यूड है, ठीक है। जो खड़ी है, जो अकड़ गई है, बांस की तरह अकड़ गई है, वो है लॉन्गिट्यूड, लॉन्जिट्यूड आपका एक्चुअली, ठीक है। तो याद रखिएगा लैटिट्यूड्स हैं, टोटल कितनी लैटिट्यूड्स होती हैं सर, 0 डिग्री एक होती है, 90 ऊपर होती हैं, 90 नीचे होती हैं, टोटल कितनी लैटिट्यूड्स हो गई, 181 लैटिट्यूड्स हो गई। तो द राइट आंसर विल बी लैटिट्यूड्स गाइस, ये आपको पता होना चाहिए यार, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं दूसरा क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 18 को। यहाँ बात कर रहे हैं विच इज द नॉर्थ ईस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पॉइंट की। ये तो बड़ा इजी क्वेश्चन हो गया यार, है। चलिए कोई बात नहीं। हालांकि इंडिया का जो नॉर्थ ईस्ट पॉइंट है, देखो ठंड कहाँ लगती है, जम्मू एंड कश्मीर में, और हमारे नॉर्थ में क्या है, जम्मू एंड कश्मीर। तो जब ठंड लगती है हमें जरूरत किसकी होती है, कोयले की, दैट इज कॉल्ड इंदिरा कोल। इंदिरा कोल इज द पॉइंट जो कि हमारा नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है, इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। हालांकि अगर मैं दूसरी बात करूं तो इंदिरा पॉइंट जो है हमारा वो सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कि अंडमान निकोबार में आता है, ठीक है। तो इंदिरा पॉइंट जो हमारा सदर्न मोस्ट पॉइंट है, जो कि कह सकते हैं ग्रेट निकोबार पे एग्जिस्ट करता है ये पॉइंट, ठीक है। वहीं कन्याकुमारी हमारा जो लैंड बाउंड्री है, एक्चुअली हमारी लैंड बाउंड्री और हमारा आइलैंड इधर है ना, तो यहाँ इंदिरा पॉइंट करीब आता है आपका, यहाँ आपका इंदिरा कोल आता है आपका, यहाँ आपका आता है कन्याकुमारी, ठीक है। गुहार मोती ये गुजरात में है सर, गुहार मोती हमारा ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, गुहार मोती। और यहाँ किवितु आता है अरुणाचल प्रदेश में, हमारा वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट जो है, सॉरी ये वेस्टर्न मोस्ट है और ये ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट है, याद रखिएगा। तो ये पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। चलिए लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 19 एंड अगेन ये तो क्या पूछ लिया, हमारे यहाँ कितनी नेशनल लैंग्वेजेस हैं, वी आर हैविंग 22 नेशनल लैंग्वेजेस सर। और 22 नेशनल लैंग्वेज में से आपको जानकर बड़ी अचंभित होगी कि नेपाली इज ऑल्सो अवर नेशनल लैंग्वेज। हालांकि भोजपुरी जैसी लैंग्वेज आज भी हमारी नेशनल लैंग्वेज का पार्ट नहीं है, जो कि काफ़ी ज़्यादा बोली जाती है। तो नेपाली इज अवर नेशनल लैंग्वेज, और इंग्लिश जो इंडिया में काफ़ी बोली जाती है दैट इज ऑल्सो नॉट अवर नेशनल लैंग्वेज, याद रखिएगा। तो टोटल 22 नेशनल लैंग्वेज वी हैव राइट नाउ, जो कि शेड्यूल नंबर 8 में आते हैं। शेड्यूल क्या है, जस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, जो आर्टिकल से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी गई है। नाउ लेट्स मूव टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सीरीज, एंड अगेन अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन दैट इज कॉल्ड कि रिसेंटली जो काफ़ी ट्रोल हुए हैं अपनी वीडियोस में, नवदीप सिंह, क्योंकि उन्होंने गाली दे दी थी, मोदी जी ने इनसे क्वेश्चन पूछा था दैट ही वाज अ बेसिकली गोल्ड मेडलिस्ट, तो वो कहाँ से बिलोंग करते हैं, ओलंपिक जो है ना। तो बेसिकली कहाँ से बिलोंग करते हैं, बिलोंग कर रहे हैं जेवलिन थ्रो से, है ना। ही इज़ अ पैरा ओलंपिक प्लेयर, इनके काफ़ी, इनका थोड़ा सा आप देखिए काफ़ी बड़े प्यारे से इंसान है ना, क्यूट से इंसान है। तो रिसेंटली इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता है भारत के लिए। तो गाइज
ये थोड़े 20 क्वेश्चन जो टारगेट कर रहे हैं एफकेट को, और इसी तरीके की सीरीज मैं डेली लेकर आऊंगा आप सभी के लिए. इफ यू आर इंटरेस्टेड टू बी अ पार्ट ऑफ दिस बेसिकली, देन आई एम गिविंग यू गारंटी दैट आप एफकेट का जिस दिन पेपर नहीं देकर आओगे, मैं बता रहा हूं आप अपने जो भी क्वेश्चन आते हैं लगभग 20 क्वेश्चन को आप टारगेट करोगे आउट ऑफ 25 क्वेश्चन. ठीक है, तो दिस इज फ्रॉम माई साइड गाइज कि ये मैंने आपको दिया है. बाकी इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर बैच, जो कि थोड़ा पेड बैच है, बट दीज वीडियो ऑल्सो फॉर यू. जो अपाचे बैच है जो हमने स्टार्ट किया है अभी रिसेंटली फॉर द एफकेट. अपार्ट फ्रॉम दैट गाइज, ये हमारी ब्रांचेस हैं दिल्ली में, इलाहाबाद में और रांची में. हालांकि मैं एकेडमिक हेड हूँ दिल्ली ब्रांच का. तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड एंड इफ़ यू आर लुकिंग योर करियर इनटू द डिफेंस फोर्सेज और आर्म फोर्सेज, देन कम टू द दिल्ली ब्रांच एनी टाइम वेन एवर यू नीडेड, है ना भाई साहब. आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. तो जब भी तुमको रिक्वायरमेंट आप आओ, आई एम अवेलेबल फॉर यू गाइज. बेसिकली दीज आर आवर सिलेक्शंस, जो काफ़ी सिलेक्शंस दिए हैं पिछले कुछ टाइम में, और दिस इज अ नंबर ऑफ आवर दिल्ली ब्रांच. जब भी आपको कोई दिक्कत है, क्वेरी है, यू कैन कॉल अस ऑन दैट नंबर. ठीक है गाइज. सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज की वीडियो के लिए, और मुलाकात होती रहेगी कुछ इसी तरीके की वीडियोस के लिए. बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. जय हिंद, वंदे मातरम. अब डिफेंस एग्जाम क्रैक करना हुआ और भी आसान, त्रिशूल डिफेंस एकेडमी लेकर आए हैं बिल्कुल ही एडवांस लर्निंग ऐप. तो आज ही ज्वाइन करें और स्टार्ट करें अपनी ऑनलाइन क्लासेस.